बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस कहानी की इससे पहले आप 26 किस्तें सुन चुके हैं। अब 27वीं किस्त मुलाहिजा फरमाएं। और ऐसा गालबन उनकी पिछली लड़ाई में भी हुआ था, जिसका हवाला मुझसे बात करने वाला आदमी दे चुका था। ऐसा कुछ नहीं है, मैंने नरमी से उन्हें समझाने की कोशिश की। ठीक है, हमारे बशर को मिल लो, फिर उसकी मर्जी, जो फैसला वो करेगा। मैंने तंजिया अंदाज में कहा, वो भी तो आपका मशर है, ज्यादा बातों की जरूरत नहीं। तुम हमारे पड़ाव से किलोमीटर भर के फासले पर मुसल्लह हालत में मौजूद हो, मैं तुम पर एतबार नहीं कर सकता। मैंने जज होकर कहा, मेरा लहजा, जुबान और शक्ल ये वाज़िया नहीं कर रहे हैं कि मैं यहाँ पर बिल्कुल अजनबी हूँ। तो उसने बेपरवाही से कंधे उचकाए। तो ये कि मुझे बेआराम न करो जनाब, कह दिया ना कि इसका फैसला मशर करेगा। और बेआरामी कैसी, थोड़ा सा तो फासला है। तुम वहाँ हमारे पड़ाव में बकिया रात गुजार लेना, सुबह नाश्ता करवा कर हम खान किले की जानब तुम्हारी रहनुमाई कर देंगे। मैं झलाते हुए स्लीपिंग बैग से बाहर निकला और अपने सामान समेटने लगा। उनसे मत्था मारना वक्त का ज़िया ही था। यकीनन वो सरदार को अपनी कारकर्दगी दिखाने के लिए मुझे उसके सामने पेश करना चाहता था। मेरे सामान समेटने के दौरान वो टार्च रोशन करके मेरी कार्रवाई का जायजा लेते रहे। मेरी क्लशिंकोफ अलबत्ता उन्होंने अपने कब्जे में कर ली थी। सफरी थैला तैयार करके मैंने पीठ पर लादा और उनकी मईत में चल पड़ा। एक आदमी मेरे आगे और बाकी पीछे चलने लगे। गो मेरे पास 30 बोर पिस्तौल मौजूद था और जिस बेपरवाही से वो चल रहे थे, मैं चाहता तो उन पांचों को लाशों में तब्दील कर सकता था, मगर किसी बेगुनाह को कत्ल करना मुझे गवारा नहीं था। वो गलत फहमी में मुब्तला थे और मुझे कभी उम्मीद थी कि उनका सरदार मुझसे बात करने वाले की तरह अहमक नहीं होगा। कुछ देर नाले में चलने के बाद वो तिरछा होकर नाले के दाएं जानब मौजूद ढलान पर चढ़ने लगे। पांचों बेफिक्र होकर गपशप करते जा रहे थे। उनके अंदाज से भी यही जाहिर हो रहा था कि दिल ही दिल में वो भी मुझे गैर मुतल्लक शख्स समझ रहे हैं। हमारा सफर बतदरीज ऊपर की जानिब जारी रहा। आध पौन घंटे में हम बुलंदी पर पहुंचकर निस्बतन हमवार रास्ते पर चलने लगे। इस दौरान उनके मोर्चे शुरू हो गए थे। लोगों के बातें करने की आवाज़ों से पता चल रहा था कि वो चौकन्ना थे। सर्दी से मुकाबले के लिए उन्होंने जा बजा छोटे छोटे अलाव रोशन किए हुए थे। एक दो आदमी ने करीब आकर उनसे हाल भी पूछा था और उनकी आपस की बातचीत से मुझे ये भी मालूम हो गया था कि मुझे वहाँ लाने वार इसरार करने वाले का नाम रोशन खान है। उससे पहले भी एक रोशन खान मुझे टकरा चुका था, जो कबील खान का कमांडर था। जल्द ही हम गजनी खेल के मशर के सामने मौजूद थे। वो जिस जगह बैठा था उसके 3 अतराफ में पत्थरों की 2-2.5 फुट दीवारें उठाई गई थी। सिर्फ शुमाल की जानब आने जाने का रास्ता रखा गया था। शलोबर कबीला इस जगह से जनूब मगरिब की तरफ मौजूद था। गजनी खेल के सरदार का नाम सैलाब खान था। उसकी उम्र 40 से 45 साल के दरमियान दिखाई दे रही थी। उसके मोर्चे में भी आग का बड़ा अलाव रोशन था और उसके हमरा 5-6 और आदमी भी मौजूद थे। रोशन खान की बात सुनने से पहले उसने मुझे बैठने का इशारा किया और एक आदमी को कहवा लाने का कहा। मैंने लाव के गिर्द पड़े हुए एक पत्थर पर निशिस्त संभालते हुए शुक्रिया कहा और खुद ही तफसील बताना शुरू कर दी। मेरी कहानी में कोई ऐसा झोल नहीं था कि मुझ पर शक किया जा सकता। सरदार सैलाब खान ने मेरी बात गौर से सुनी और इख्तिताम पर माजरत करते हुए बोला, अपने आदमियों की तरफ से मैं माफ़ी चाहता हूँ कि गलतफहमी की वजह से आपको इतनी जहमत उठाना पड़ गई। बहरहाल जो होना था वो तो हो चुका, अब आप यहीं आराम करें, सुबह हम खान किले की जानिब आपकी रहनुमाई कर देंगे। ये कहकर वो रोशन खान की तरफ मुतवज्जा हुआ। रोशन खान, तुम इतने बच्चे तो नहीं हो कि दुश्मन को ना पहचान सको। हम पर हमला करने वाला ना तो अकेला होगा और ना अपने साथ बिस्तर और जरूरत का सामान फिरा रहा होगा। तुम्हारी सरकत से एक शरीफ आदमी को इतनी ज्यादा तकलीफ उठाना पड़ी। अब जाओ और दोबारा किसी ऐसे आदमी पर हाथ न डालना। जी सरदार, वो धीमे लहजे में कहता हुआ मोर्चे से बाहर निकल गया। मेरे बात करने के दौरान ही एक आदमी मेरे लिए कहवा ले आया था और उन्हीं बातों के दरमियान ही कहवे की प्याली खाली करके मैंने नीचे रख दी थी। रोशन खान के जाने के बाद सरदार ने मुझसे खाने की बाबत दरियाफ्त किया और मेरे इनकार करने पर मुझे उस मोर्चे में आराम करने का मशवरा देते हुए कहा, बाकी गपशप सुबह करेंगे। मैंने ममनूनियत भरे अंदाज में सर हिलाया और अपने सफरी थैले से स्लीपिंग बैग निकालने लगा। आग की वजह से वहाँ खुशगवार हिद्दत फैली हुई थी। एक आदमी हर चंद मिनट बाद अलाव पर लकड़ियां डालकर आग को बुझने नहीं दे रहा था। बिस्तर में घुसकर मैं सोने की कोशिश करने लगा, मगर शायद सोना मेरी किस्मत में नहीं था। मुझे लेटे हुए चंद मिनट ही हुए थे कि अचानक एक आदमी मोर्चे में दाखिल हुआ। उसके फूले हुए सांसों से मुझे स्लीपिंग बैग के अंदर पड़े हुए अंदाजा हो गया कि वहां तक दौड़ता हुआ वो पहुंचा था। खैर तो है जमीर खान। उसके सांसों पर काबू पाने तक सरदार सैलाब खान उससे इस्तफसार कर चुका था। सरदार, हमें घेर लिया गया है। मैंने अभी मुखाबरे पर उनकी बातचीत सुनी है। घेर लिया गया है? सैलाब खान ने हैरानी से कहा। अकबर खान, दिमाग जगह पर है। शलोबर गांव की अफरादी कुव्वत इतनी तो नहीं है कि वो हमें चारों तरफ से घेर सके। अकबर खान वसूख से बोला, मयाम खेल कबीले के चंगेजी उनके साथ हैं सरदार। चंगेजियों ने शुमाली और मशरकी जानिब से घेरा डाला है।
जनूब और मगरब में चलोबर कबीला है। उनके अलावा चंगेजी सरदार ने कुछ अजबक और ताजिक दोस्तों को भी साथ मिला लिया है। झूठ बोल रहे होंगे। सैलाब खान के लेजे में शामिल अंदेशे उसके एतमाद की इमारत के ज़मीन बोस होने का मसदा सुना रहे थे। उसी वक्त सैलाब खान को किसी ने रेडियो सेट पर आवाज़ दी, सरदार हमें शिमाल की जानिब से कुछ हरकत नजर आ रही है, क्या अपने आधे आदमियों को उस तरफ बिठा दें? हाँ बिठा दो। सैलाब खान ने मजीद इस्तफसार की जरूरत महसूस नहीं की थी। सरदार मशरकी जानिब भी हरकत देखी जा रही है। ये कोई दूसरा आदमी था। सैलाब खान के जवाब देने से पहले ही एकदम तेज फायर खुल गया था। गोलियों की तड़तड़ाहट की आवाज चारों तरफ से आ रही थी। गोया अकबर खान की बात बिल्कुल सच साबित हुई थी। मुझे गजनी खेल कबीले से कोई हमदर्दी नहीं थी, मगर मैं मुफ्त में घेरे में आ गया था। अब शलोबर या चंगेजियों को ये बावर करवाना कि मैं उनका साथी नहीं हूँ नामुमकिनात में से था, क्योंकि मैं उनके साथ ऐसी जगह मौजूद था जहां वो शलोबर कबीले से मुकाबला करने इकट्ठे हुए थे, और यूं भी बातचीत की नौबत आने से पहले ही कोई गोली मेरा पता पूछ सकती थी। जंग के दौरान इस्तफसार नहीं किया जाता और न सफाइयाँ सुनी जाती हैं। रोशन खान मेरे लिए नहायत मनहूस साबित हुआ था। उसकी बेवकूफ़ी मुझे इस हाल तक ले आई थी कि जहां उनके लाले पड़ते दिखाई दे रहे थे। मैं स्लीपिंग बैग से बाहर निकल आया कि अब लेटे रहने की कोई ज़रूरत और गुंजाइश बाकी नहीं बची थी। अपना सामान दोबारा सफरी थैले में ठोंस कर मैं उस खतरनाक सूरत हाल से जान छुड़ाने की तजवीज़ सोचने लगा। अफगानिस्तान की सरजमीन मेरे लिए कुछ ज़्यादा ही भारी साबित हो रही थी। सरदार सैलाब खान रेडियो सेट पर अपने आदमियों से राब्ते कर रहा था। वहाँ बैठे बाकी आदमी फायरिंग की शुरू होते ही अपने अपने मोर्चे में चले गए थे। सरदार फायरिंग हो रही है, बैठकर बात कर लो। वो बात करते हुए बेचैनी से टहल रहा था। मेरी बात सुनते ही उसने बेध्यानी में सर हिलाया और आग के करीब बैठ गया। मुख्तलिफ एतराफ से उसे मुसलसल खबरें मिल रही थी। सरदार करीब नहीं आ रहे, बस दूर दूर से फायर कर रहे हैं। सैलाब खान ने कहा, ठीक है, जब तक करीब नहीं आते अपनी गोलियां ज़ाया ना करो, बस इक्का दुक्का गोली चलाकर उनके करीब आने का इंतज़ार करो। फायरिंग का ये सिलसिला घंटा भर जारी रहा था। उसके बाद एकदम खामोशी छा गई थी। लग रहा था जैसे चलोबर और उनके हलीफों ने बस गजनी खेल कबीले को यकीन दिलाने के लिए फायरिंग शुरू की थी कि वो घेरे में आ गए हैं। फायरिंग के रुकते ही माहौल में अजीब सी खामोशी छा गई थी, एक ऐसी खामोशी जिसकी तय में कई किस्म के तूफान पोशीदा थे। रात की तारीकी में बगैर निशाना दिए फायर करने वाले दिन को उन्हें चुन चुन कर निशाना बना सकते थे कि वो चारों तरफ से घेरे में थे और इस घेरे से उनका कोई बंदा बाहर नहीं निकल सकता था। अलबत्ता इस पहाड़ी की दिफाई सूरत हाल का अंदाजा में रोशनी होने पर ही कर सकता था। जवान, मैं एक बार फिर माजरत खा हूँ, आपको रोशन खान की वजह से इतनी जहमत उठाना पड़ी, बल्कि अब तो आप भी हमारे साथ फंस कर ही रह गए हैं। मुझे सोचों में गुम पाकर सैलाब खान माजरत करने लगा था। मैं फीकी मुस्कुराहट से बोला, किसी को कोसने से तो मसला हल नहीं हो सकता ना, यही तो दुख है कि इसका अजाला नहीं हो सकता। हमारे दो दुश्मन कबीले यकजा हो गए हैं और उनके साथ कुछ अजबक और ताजक दहशतगर्द भी मिल गए हैं। यकीनन हमें भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। सरदार, अगर मैं अभी यहाँ से निकल जाऊँ, मैंने मशवरा मांगा। यकीनन हमारे साथ रहने में आपकी जान को खतरा है और इस वक्त यहाँ से जाने का मतलब खुदकुशी करना ही होगा। मैं फीकी मुस्कुराहट से बोला, खुदकुशी हो या लड़ाई, अंजाम दोनों का मौत ही होता है। जंग में तमाम हारने वाले मर नहीं जाया करते। मैंने फलसफियाना अंदाज में कहा, दुश्मन के आगे घुटने टेक कर जिस्म को मुर्दा होने से बचाया जा सकता है, रूह को नहीं। वो तुर्की बुतुर्की बोला, मोहलत के हसूल के लिए घुटने टेकना मसलहत कहलाता है, रूहानी मौत नहीं। अगर मैं पकड़ा गया तो यकीनन उन्हें मुतमईन कर लूँगा। फलसफियाना गुफ्तगू छोड़कर मैं असल मौजू की जाने पलटा। हमारे साथ कुछ पेशावर के मेहमान भी मौजूद हैं जिनकी बाबत हमारे दुश्मन अच्छी तरह जानते हैं। क्या मतलब? उसका वाज़े जवाब सुनकर मैं भी जल्दी में पूछ बैठा था। वो इत्मीनान से बोला, मतलब ये है कि आपको भी हमारा दोस्त समझेंगे, जबकि आपका लहजा और ज़ुबान इस बात की तस्दीक करेगा। मैं बेबसी से सर हिला कर रह गया था। अच्छा, अपनी जान बचाने के लिए कोई फायर वगैरह कर लोगे? मैं साफ गोई से बोला, किसी बेगुनाह की जान लेना मुझे गवारा नहीं है। उनमें से कोई भी मेरा दुश्मन नहीं है, बल्कि देखा जाए तो उनसे ज्यादा मेरे दुश्मन गजनी खेल के वो अफराद हैं जिनकी वजह से मुझे जानलेवा सूरत हाल में फंसना पड़ा। सैलाब खान ने मुदाफियाना लहजा अपनाते हुए कहा, आप कुछ ज्यादा ही गलत सोचने लगे हैं। आपका मेरी सोच को गलत करार देना जाहिर कर रहा है कि आप नहायत ही सीधे साधे आदमी हैं और इतने सीधे आदमी को सरदारी नहीं जचती। वो झींपते हुए बोला, तंज अच्छा कर लेते हो। ऐसी सूरत हाल में तंज के अलावा किया भी क्या जा सकता है? मेरे ख्याल में हमने आपको जानबूझकर नहीं फांसा। ये सूरत हाल तो हमारे वहमो गुमान में भी नहीं थी। उसके मुसलसल माजरती रवैये ने मेरे दिल से कदूरत दूर कर दी थी। मैंने इस बात में सर हिलाते हुए कहा, जानता हूँ ये खवारी मुकद्दर में लिखी थी। रोशन खान गरीब तो बहाना ही बन गया। ये रोशन खान की पार्टी अब तक वापस क्यों नहीं लौटी? मेरे मुंह से रोशन खान का नाम सुनते ही उसे अपनी गश्त करने वाली पार्टी का ख्याल आया। खुद कलामी के अंदाज में बुड़बुड़ाते हुए रेडियो सेट पर उन्हें पुकारने लगा, मगर काफ़ी देर पुकारने के बाद भी उसे जवाब मौसूल नहीं हुआ था। मैंने कहा, आपने देर कर दी सरदार,
दुश्मनों के घेराव की खबर मिलते ही उन्हें बुला लेना चाहिए था। वो परेशानी के आलम में बोला, मेरे ध्यान में ही नहीं रहा था। मैदान जंग में सरदारों को ऐसी बेध्यानियां रास नहीं आया करती। जवान, आप अपनी उम्र से बहुत बड़ी बातें कर रहे हैं। उसके लहजे में तंज या गुस्से की बजाय हैरानी थी। हिकमत उम्र नहीं, तजुर्बे से आती है सरदार। उसने मानी खेज अंदाज में सर हिलाते हुए कहा, काफी तजुर्बेकार दिखते हो। अचानक रेडियो सेट बोल उठा। किसी ने हैजान खेज लहजे में सरदार को पुकारते हुए इंकशाफ किया। सरदार रोशन खान और सगीर वापस लौट आए हैं। दोनों शदीद जख्मी हैं और रोशन खान ने बताया है कि उनके 3 साथी बाकी नहीं रहे। दोनों की मरहम पट्टी करो, मैं वहीं आ रहा हूँ। ये कहते हुए वो मोहतात अंदाज में चलता हुआ मोर्चे से बाहर निकल गया, जबकि मैंने पांव पिसारते हुए अपनी कलाशनकोफ गोद में ले ली और सफरी थैले से टेक लगाकर बैठ गया। गजनी खेल वाले काफी गंभीर सूरत हाल का शिकार हो चुके थे। उनके मुकाबले में 2 हलीफ कबीले और खासी तादाद में अजबक ताजक दहशतगर्द इकट्ठे हो चुके थे और उन तमाम के साथ तनहा मुकाबला करना उनके बस से बाहर था। यकीनन इस गंदम के साथ मैंने भी घुन की शक्ल में पिस जाना था और इन सूखी लकड़ियों के साथ मैंने गीला होकर भी चल जाना था। सलाब खान के लौटने तक मैं इन हालात से जान छुड़ाने की कोई माकूल तजवीज़ सोचता रहा। कोई ऐसा तरीका जिससे सांप मार कर भी मैं लाठी बजा लेता। कोई ऐसी तरकीब के आसमान से छलांग लगाते वक्त मैं खजूर में ना अटकता। कोई ऐसा हल वो ज़बरदस्ती की बला मेरे सर से टल जाती। कोई ऐसा टोटका के तवेले की बला बंदर के सर न पड़ती। मेरी सोचों में सलाब खान मखल हुआ था। उसके हमरा 4 आदमी और भी थे। मोर्चे में जलता हुआ अलाव बुझ चुका था। बस थोड़े बहुत अंगारे दहक रहे थे। फायरिंग होने के बाद कोई उस पर मजीद लकड़ियां नहीं डाल सका था। सरदार के साथ आने वाले आदमियों में से एक ने सरदार के कहे बगैर काफ़ी सारी लकड़ियां खुश्क उठाकर उस बुझती हुई अंगारों वाली आग पर फेंकी और आग भड़काने लगा। सरदार बाकियों के साथ महवी गुफ्तगू हो गया। वो तमाम कबीले के मशर थे। उनकी गुफ्तगू से मैंने अंदाज़ा लगाया कि रोशन खान के साथ गश्त पर जाने वालों में 3 आदमी मारे गए थे। रोशन खान अपने एक साथी के साथ मुश्किल से जान बचाकर वापस पहुंचा था और अब उसकी अपनी हालत काफ़ी तशवीशनाक थी। उसके अलावा एक और आदमी भी मामूली से जख्मी हुआ था। बड़ा मसला ये था कि अब उनकी रसद की राहें बंद हो गई थी। ना तो वो मजीद एमुनेशन मंगवा सकते थे और ना खाने पीने का सामान उन तक पहुंच सकता था। सुलह की गुंजाइश भी खत्म हो गई थी। ऐसे हालात में शलोबर कबीले के अफराद ऐसी कड़ी और शर्मिंदा कर देने वाली शर्तें पेश करते जो उनके लिए कभी भी काबिल कबूल न होती। वही सूरत हाल से निपटने के मंसूबे बनाते रहे। मैं खामोश बैठा उनकी गुफ्तगू सुनता रहा। न उन्होंने मुझे मुखातिब किया और न मैंने बीच में मखल होने की कोशिश की। मशरकी जानिब कदरे फासले पर चंद गोलियां फायर हुई, जिससे मुत्तसिल मगरबी जानिब से एक लंबा ब्रस्ट फायर हुआ। शमाल जुनूब की तरफ से भी चंद मरतबा टक टक हुई और फिर खामोशी छा गई। वक्फे वक्फे से पहले भी गोलियां चलती रही थी। गजनी खेल वालों पर नफसियाती दबाव डालने के लिए घेराव करने वाले उन्हें चारों तरफ अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रहे थे। एक आदमी कहवे की भरी केतली के साथ मोर्चे में वारद हुआ और तमाम को गर्मा गर्म कहवे की प्याली पकड़ा दी। रात ढलने के साथ साथ सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो रहा था। कहवा पीकर मैं एक बार फिर अपना स्लीपिंग बैग थैले से बाहर निकालने लगा। उनकी गुफ्तगू से मुझे अंदाज़ा हो रहा था कि उनके पास इन हालात से निपटने के लिए बस यही तजवीज़ बची थी कि फ़िलहाल मोर्चों में बैठकर दुश्मन का मुकाबला किया जाए, बल्कि उसे मुकाबले की बजाय दिफा कहना ज़्यादा मुनासिब रहेगा। इस तरह 1-2 दिन गुजार कर अंदाज़ा हो पाएगा कि ऊँट किस करवट बैठता है। उन बेवकूफ़ों को काफ़ी देर से बैठा हुआ ऊँट अभी तक खड़ा नजर आ रहा था। एक स्नाइपर की नींद पर माहौल असरअंदाज नहीं हो सकता था। मैं भी गाहे बगाहे उठने वाली फायरिंग की टक टक से बेनियाज सो गया था। सुबह के नाश्ते का इंतजाम उन लोगों के पास नहीं था। मेरे पास अलबत्ता कुछ चने और बिस्किट पड़े थे, जो जाहिर है गजनी खेल के पूरे लश्कर की दाढ़ भी गीली नहीं कर सकते थे। और अकेले खाना मुझे भी गवारा नहीं था कि मेरे हमरा मौजूद लोग भूखे होते और मैं खाने को जुड़ा होता। कहवा बनाने का सामान अलबत्ता उनके पास मौजूद था और मैंने भी उसी कहवे पर गुजारा किया। दिन की रोशनी में फायरिंग के सिलसिले में तेजी आ गई थी। चारों जानिब में एक दूसरे के आदमी नजर आने पर हथियार की लबलबी दबाना मजबूरी बन जाती है। उन्हें घेरने वाले अगर चारों जानिब से हमला कर देते तो शायद कामयाब भी हो जाते, मगर ऐसी सूरत में उन्हें भी काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता, क्योंकि गजनी खेल वाले जिस बुलंदी पर पड़ाव डाले हुए थे वहां तक पहुंचने के लिए मुखालिफिन को चढ़ाई चढ़ना पड़ती। इसका यह मतलब भी नहीं था कि वो जगह इर्द गिर्द की पहाड़ियों से ज़्यादा बुलंद थी, बल्कि उसकी वजह इस पहाड़ी के चारों इतराफ में मौजूद नाला था जो उसे तमाम पहाड़ियों से जुदा कर रहा था। इतराफ में फायरिंग का शोरो गुल ज़्यादा हुआ। मुझसे चुप न रहा गया। सरदार, अपने आदमियों को कहो हथुल वसे गोली चलाने से परहेज करे। आप लोगों के पास एक गोली भी ज़ाया करने की गुंजाइश नहीं। यूं हवा में एमुनेशन फूंक देने से कुछ हासिल नहीं होगा। सही कह रहे हो। इस बात में सर हिलाकर रेडियो सेट की तरफ मुतवज्जा हुआ। मैंने फौरन उसे टोकते हुए कहा, दुश्मन भी सुन रहे होंगे।
ऐसी बातें मुहावरे पर नहीं किया करते। वो हैरानी से बोला, तो सुनते रहें, क्या फ़र्क पड़ेगा? बहुत फ़र्क पड़ेगा। आपकी कमज़ोरी दुश्मन के हाथ आ जाएगी। वो आपका एमुनेशन ख़त्म करवाने के लिए झूठ मूठ की पेशकदमी कर सकता है और यकीनन उनकी पेशकदमी को रोकने के लिए आपके आदमियों को बेदरेग फायर करना पड़ेगा। ये बात उन्हें यूं भी मालूम है कि हम उनके घेरे में हैं। उन्हें क्या पता कि आपके पास एमुनेशन का कितना ज़ख़ीरा मौजूद है। और याद रखना, किसी की कमज़ोरी मालूम हो जाने के बाद ही हिकमत अमली काम में लाई जाती है। हमारे मुसलसल फायर न करने पर भी वो ये बात समझ सकते हैं। आप पर जो शुमाल की जानिब से फायर होगा वो जुनूब वालों को आपका फायर भी लग सकता है। बाकी ये किसने कहा कि आपके आदमी बिल्कुल भी फायर न करे? जब किसी को निशाना बनाना मुमकिन हो तो बेशक वो फायर कर सकते हैं। वो मुस्कुराया, वैसे मैं इतनी जल्दी कायल नहीं हुआ करता। तो जल्दी कहाँ हुए हैं? इतनी देर से तो तकरार किए जा रहे हैं, फिर भी हो तो गया। उसका अंदाज शिकस्त का एहसास लिए हुआ था। कम रुतबा से इत्तफाक करना शिकस्त नहीं, अक्लमंदी की दलील होती है। बाकी मुसलमानों को हर काम मशवरे से करने की तरगीब दी गई है और इस बार सरदारों और आवाम में कोई तखसीस नहीं रखी गई। आपकी बातें आपके बारे जानने के तजस्सुस को हवा दे रही हैं। किसी को जानने का तजस्सुस ताल्लुक के फैसले के बाद ही किया जाता है और हमारे दरमियान ऐसी कोई गुंजाइश नहीं। मैं जिस रास्ते का मुसाफिर हूँ वो आपके पड़ाव से बहुत दूर गुजरता है। वो खिलखिलाकर हंसा, गुजरता था जनाब। अब तो आपको मुकद्दर की आंधी ने मेरे पड़ाव के करीब नहीं बल्कि अंदर ला फेंका है। उसकी बात पर मुझे भी हंसी आ गई थी। वो किसी जामिन खान को आवाज़ देने लगा। करीब के मोर्चे से एक जवान वहां आ गया और सैलाब खान उसे फायरिंग के बारे ज़रूरी हदायत देने लगा जो उसे चारों इतराफ में मौजूद गजनी खेल लश्कर कमांडरों तक पहुंचाना थी। सूरज के सामने काफ़ी देर से बदलियाँ इकट्ठी हो गई थी। धूप के गायब होने ने खुशगवार हिद्दत का खात्मा कर दिया, जबकि धीमी धीमी हवा भी सर्दी में इजाफे का बायस बन रही थी। मुसलसल बैठने की वजह से गर्म कोट ने सर्दी के मुकाबले में नाकामी का एतराफ़ किया और मुझे गर्म चादर निकाल कर लपेटना पड़ी। सरदार सैलाब खान ने बुझी हुई राख को खरीद कर चंद अंगारे ढूंढे और उन पर छोटी छोटी लकड़ियां रखकर आग दहकाने लगा। अपनी फूंकों से राख उड़ाने के साथ साथ उसने अंगारों की आंच को खुश्क लकड़ियों में मुंतकिल कर दिया था। हल्का सा धुआं उठा और आग नमूदार हो गई। सैलाब खान उन लकड़ियों को मजीद लकड़ियों से ढांपने लगा। जल्द ही आग भड़क उठी। मैं भी उसके करीब जाकर बैठ गया। सैलाब खान किसी गहरी सोच में डूबा था। मैंने भी उसके ख्यालात में मखल होने की कोशिश न की और उसी शुगल में लग गया। ऐसी लड़ाई से एक बार पहले भी मेरा पाला पड़ चुका था, लेकिन उस वक्त पलवैशा मेरे साथ थी और हम इतने बुरे हालात का शिकार भी नहीं हुए थे। अचानक फायरिंग की रफ्तार तेज हुई और ये फायरिंग सैलाब खान के आदमी कर रहे थे। उसके साथ ही किसी ने रेडियो सेट पर सैलाब खान को इतला दी कि जामिन खान दुश्मन की गोली का शिकार हो गया था। सैलाब खान के आदमियों की तेज फायरिंग के जवाब में दुश्मन की तरफ से गोलियों की बौछार आने लगी थी। जनूब मगरब कोने से 12.7 mm की गर्ज सुनाई दे रही थी। आपके पास 12.7 mm मौजूद नहीं है? मैंने खामोश बैठे सैलाब खान को मुतवज्जा किया। उसकी गोलियां खत्म हो गई हैं। उसी वक्त रेडियो सेट पर एक और बुरी इतला मिलने लगी। मगरबी कोने में 2 आदमियों को छाती में 12.7 mm की गोली लगी थी और 12.7 mm की छाती में लगने वाली गोली सामने से घुसकर पुष्ट से निकलते हुए सांस को साथ लेती जाती है। वो तमाम को मोर्चों की आड़ में रहने का हुक्म देने लगा। मशरकी जानिब से भी एकदम तेज फायरिंग शुरू हो गई थी। रेडियो सेट पर कहा गया कि उस जानिब से कुछ लोग आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। फायरिंग की पुरशोर आवाज़ घंटा भर बाद ही धीमी हो पाई थी और इस दौरान 3-4 आदमी और जख्मी हो गए थे। दुश्मन के भी 4 आदमी उन्होंने मार गिराए थे। सैलाब खान के हुक्म के बाद तमाम लोग गोली चलाने में एहतियात से काम ले रहे थे और इसी एहतियात के नतीजे में दुश्मन के हौसलों को बढ़ावा मिल रहा था। लेकिन ज़्यादा गोलियां चलाकर गजनी खेल वालों ने जल्द ही बेदस्तोपा हो जाना था, इसलिए बेहतर यही था कि वो अपनी दिफाई कुव्वत को ज़्यादा से ज़्यादा संभाल कर रखते और साथ साथ दुश्मन का नुकसान भी करते रहते। वरना ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक तो वो जंग हार चुके थे कि चंद दिन के घेराव के बाद उन्होंने भूख से घबरा कर ही हथियार डाल देने थे। खामोशी ज़्यादा देर बरकरार नहीं रह पाई थी और इस दफ़ा होने वाली फायरिंग एक नई उफ्ताद लेकर आई थी। पानी का चश्मा जनूब की समत में उस पहाड़ी के करीब निस्फ बुलंदी से भी थोड़ा नीचे नाले की तरफ था। वहां पर गजनी खेल वालों ने अपना एक मोर्चा बनाया हुआ था जिसकी हिफाजत के लिए 4 अफराद भी मौजूद थे। शिलोबर वालों को किसी तरह चश्मे की उस जगह का अंदाज़ा हो गया था। उन्होंने 12.7 mm को जनूब मगरब कोने से उठाकर जनूब की समत में पानी के चश्मे पर कर दिया था। उस ताकतवर गन के इतने करीब से मुसलसल फायर ने मोर्चे के आर्जी रखे हुए पत्थरों को बखेर दिया था। 2 आदमी ही जान बचाकर वापस लौट पाए थे। खाने के साथ पानी की सहूलत भी छिन गई थी। इक्का दुक्का आदमियों के पास प्लास्टिक की भरी हुई बोतलें मौजूद थीं, मगर वो चंद घंटों से ज्यादा काम नहीं दे सकती थी। खुद मेरे पास 1.5 बोतल पानी मौजूद था, मगर ये 1.5 बोतल भी जाने कब तक साथ दे पाती। शाम तक फायरिंग का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी रहा। गजनी खेल के 8 आदमी जिंदगी की जंग हार गए थे,
जबकि 6 जख्मी थे और उन जख्मियों में 2 की हालत तशवीशनाक थी। सलाब खान को लगा रात को दुश्मन की तरफ से हमले का खतरा ज्यादा है, इसलिए सरशाम ही उसने अपने कमांडरों को इकट्ठा कर लिया था। गुज़िश्ता रात अपने हौसलों से दुश्मन को नाकों चने चबाने वाले कमांडर इस वक्त काफी परेशान और बुझे बुझे से थे। 24 घंटे से उन्हें खाना भी नहीं मिला था। कमांडरों की शक्ल देखकर बाकी जवानों की हालत का अंदाजा लगाना दुश्वार नहीं था। सारी सूरत हाल उनके सामने थी। सलाब खान ने हालात पर रोशनी डाले बगैर बस इतना पूछा था कि आज हमले का खतरा ज्यादा है, ऐसी सूरत हाल में क्या करना चाहिए, और उसका जवाब उसे एक तवील खामोशी की सूरत में मिला था। चंद लम्हे इंतजार के बाद उसने गहरा सांस लिया और मेरी जानब रुख करता हुआ बोला, सलीम शाह, आप इस मामले में हमारी रहनुमाई कर सकते हैं। मेरे पास जो शनाख्ती कार्ड मौजूद था उस पर मेरा नाम सलीम शाह दर्ज था और उमूमन मुझे यही नाम बताना पड़ता। गुलगारे वगैरह को अलबत्ता मैंने अपना असल नाम बता दिया था। एक लम्हा सोचकर मैंने मुनासिब अल्फाज को जहन में तरतीब दिया और फिर गला खंकार कर गुफ्तगू की इब्तदा की। मोहतरम सरदार, आप बल्कि हम लोग जिस सूरत हाल में फंसे हैं, बज़ाहिर इससे निकलने का कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा, लेकिन अगर सही हिकमत अमली अपनाई जाए तो नामुमकिन को मुमकिन में ढालना मुश्किल नहीं होगा। मैंने एक लहजा खामोश होकर उनके चेहरों पर सरसरी नजर दुराई, जो आग की लपेटों में अजीब किस्म की तशवीश, परेशानी और बेजारी से भरे नजर आ रहे थे। उन्हें मेरी बात किसी फजूल फलसफी से बढ़कर अहम नहीं लगी थी, लेकिन अपनी बात पूरी किए बगैर मैं चुप नहीं हो सकता था। अलाव पर अपनी नजरें गाड़ कर मैंने बात आगे बढ़ाई। सबसे पहले तो ये समझ ले कि दुश्मन आज किसी भी सूरत हमला नहीं करेगा, बल्कि उस वक्त तक हमला नहीं करेगा जब तक उसे यकीन नहीं हो जाता कि आप लोग मुजाहमत के काबिल नहीं रहे। उनकी जगह अगर आप होते तो यकीनन यही करते, क्योंकि खामखा अपने आदमियों की कीमती जाने गंवाने के बजाय वो 1-2 दिन सब्र करना पसंद करेंगे। अब ये तय करने के बाद कि दुश्मन फिलहाल हमला नहीं करेगा, हम अपनी कमजोरियों पर नजर दुराते हैं। हमारे पास खाने के लिए रोटी और पीने के लिए पानी मौजूद नहीं है। जलाने के लिए लकड़ियां भी शायद कल तक खत्म हो जाएं, तब भूख प्यास के साथ सर्दी का अजाब झेलना भी हमारा नसीब हो जाएगा। मुसलसल इस्तेमाल के बाद एमुनेशन भी खत्म हो जाना है, तब हमारी हालत तरनवाले की सी हो जाएगी, जिसे निगलने के लिए दुश्मन को जरा सी भी तगोदो नहीं करना पड़ेगी। हमें सूरत हाल का इदराक है सलीम शाह, सलाब खान ने नर्म लहजे में कहा। आप ये मशवरा दें कि इन हालात में क्या करना चाहिए। मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। कल का दिन हमें दुश्मन को ये एहसास दिलाना है कि हमारे पास खाना भी मौजूद है और हम मुकाबले से दस्तबरदार होने को भी तैयार नहीं। खाने का झांसा तो हम मुकाबले पर एक दूसरे से बातचीत करते हुए दे सकते हैं, और मुकाबले की धौंस जमाने के लिए हमें ऐसे अच्छे निशानाबाजों की जरूरत पड़ेगी जो उनकी आज़ादाना हरकत में रुकावट बन सकें। अच्छे निशानाबाज तो पहले भी अपनी कोशिश कर रहे थे, क्या तीर मार लिया। इस मर्तबा कमांडर मशर खान बोला था, उसकी वजह है दुश्मन का दूर होना। क्लशनकोफ की कारगर रेंज 300 मीटर है और दुश्मन ज्यादा फासले पर मौजूद है। फासला कम करने के लिए हमारे निशानाबाजों को दुश्मन से 250-300 मीटर दूर दरख्तों पर मचान बनाना पड़ेगी और दिन की रोशनी में वहां से फायर करना पड़ेगा। पहली गोली फायर करते ही दुश्मन उन्हें भून डालेंगे। फासला नजदीक होने की वजह से वो भी तो रेंज में होंगे। कमांडर रशीद जान ने राय दी। तमाम का बातचीत में हिस्सा लेना यह साबित कर रहा था कि वो मेरी बातों को गौर से सुन रहे थे। अच्छा सवाल है, और जवाब है कि वो छुप कर बैठे होंगे और उस वक्त फायर करेंगे जब दोनों तरफ से मुसलसल फायरिंग हो रही होगी। उस पुरशोर आवाज में कौन अंदाजा कर सकेगा कि उनके करीब के दरख्तों से भी फायर हो रहा है। हम दूर मार राइफलों से भी तो उन्हें निशाना बना सकते हैं। कल नौशाद गुल ने अपनी राइफल से उनके 4 आदमियों को निशाना बनाया था। कमांडर अल्फ बादशाह ने जुबान खोली। नौशाद के पास कौन सी राइफल है? मेरे लहजे में इत्याक भरा था। नाम को तो पता नहीं है। अल्फ खान ने नफी में सर हिलाया। अच्छा, वो बाद में देख लेते हैं, पहले ये बताएं मेरी तजवीज़ से मुत्तफिक हो कि नहीं। मशर खान बोला, हम इत्तफाक कर लेते हैं और इस तरीके को बरोकार लाकर हम दुश्मन के चंद बंदे जख्मी या हलाक भी कर देते हैं, तब क्या होगा? 15-20 आदमियों के हलाक होने से 500-600 के लश्कर का क्या नुकसान होगा? शायद मैं बता चुका हूं कि हमारा मकसद उन्हें ये यकीन दिलाना है कि हम लड़ाई से पीछे हटने वाले नहीं हैं। चलो, यकीन दिला दिया कि हम लड़ाई से पीछे नहीं हट रहे और हमारे पास खुराक भी मौजूद है। इसके बाद क्या होगा? हमें कितना अरसा भूखा प्यासा रहकर उन्हें अपने पेट के भरे होने का यकीन दिलाना पड़ेगा। मशर खान उस अंदाज से बोला था गोया कबीले का सरदार ही मैं हूँ। लेकिन मैं उसकी बातों का बुरा मनाए बगैर बोला, बस कल का दिन, आने वाली रात को हम उन पर हमला करेंगे। काफी देर से खामोश बैठे कमांडर उम्मीद अली खान ने मुंह बनाते हुए कहा, पहले जो मशवरे आपने दिए, ऐसी सूरत हाल में इससे अच्छा सोचा भी नहीं जा सकता, मगर अब आखिर में आकर आपने जो फुलझड़ी छोड़ी है, उससे पहले वाली बातों का मजा भी किरकिरा हो गया है। मैं मुतबस्सम हुआ, मेरी बात मुकम्मल नहीं हुई। अगर हमले की बात करनी है तो ना मुकम्मल ही रहने दें। उम्मीद अली खान, अगर खुद कुछ नहीं सोच सकते तो दूसरे की सुन लो। सलीम शाह हुक्म नहीं दे रहा, मशवरा दे रहा है। यकीनन सलाब खान को उम्मीद अली की बात पसंद नहीं आई थी।
उम्मीद अली सराज से बोला, माजरत खां हूँ सरदार, मेरा मकसद सलीम शाह की दिल आज़ारी करना नहीं था। मैं मखल होते हुए बोला, नहीं, अपनी समझ के मुताबिक कमांडर उम्मीद अली ने सही कहा है। अलबत्ता मेरी बात मुकम्मल होने के बाद उन्हें राय देना चाहिए थी। आप जारी रखें। सलाब खान ने मुझे बात मुकम्मल करने को कहा। मैं सारी लाकर मुस्तफसर हुआ, हमारी तादाद कितनी होगी? सलाब खान ने जवाब दिया, करीबन 250। ठीक है, इन 250 में से 70 आदमी कल रात 12 बजे जनूब मगरब की जानिब जोरदार हमला करेंगे। और मैं अपना मंसूबा उनके सामने दोहराने लगा। इब्तिदा में मेरी बातों पर उनके चेहरे पर बेजारी के आसार नमूदार हुए, लेकिन जूं जूं मेरी बात मुकम्मल होती गई उनके चेहरों पर दबाव और जोश उभर आया था। उनके चेहरों पर दबा दबा जोश उभर आया था। मेरी बात के इख्तिताम पर तमाम मेरे साथ मुत्तफिक हो गए थे। वैसे मुझे लग रहा है कि आप मुजाहिदीन के कोई बड़े कमांडर हो। सलाब खान तहसीन अमेज लहजे में बोला, इतना शानदार मंसूबा कोई मजा हुआ कमांडर ही बना सकता है। मैंने मुस्कुराते हुए अपनी छोटी छोटी दाढ़ी की तरफ इशारा करते हुए कहा, मेरी दाढ़ी आपको मुजाहिदीन जैसी लग रही है? शायद हुलिया तब्दील किया हुआ है। वो अपना अंदाज़ा बनवाने पर मसर था। नहीं, मैं वो नहीं हूँ जो आप समझ रहे हैं। इसके साथ ही मैं मौजू तब्दील करता हुआ बोला, आप किसी निशात गुल के पास दूर मर राइफल की मौजूदगी का जिक्र कर रहे थे। सलाम ने हैरानी भरे लहजे में पूछा, हाँ, लेकिन आपने राइफल का क्या करना है? मैं मिस्र हुआ, आप निशात गुल को तो बुलवाएं। सलाब खान ने रेडियो सेट पर निशात गुल को हथियार वहां आने का हुक्म दिया। उसके आने तक वो मेरे मंसूबे पर बात करते रहे और उसमें जो बेहतरी लाई जा सकती थी उस पर गुफ्तगू होती रही। निशात 15-20 मिनट बाद ही वहां पहुंच पाया था। उसके हाथ में क्लाशिंकोव देखकर मुझे मायूसी हुई थी। तुम्हारी अपनी राइफल कहाँ है? उसके इस्लाम का जवाब देते ही सलाब खान मुस्तफसर हुआ, मोर्चे में है। वो सलाब खान के सवाल पर परेशान नजर आने लगा था। सलाब खान ने कहा, जाओ लेकर आओ। जी सरदार, कहकर वो वापस मुड़ गया। बाकी कमांडर मुशावरत में मगन थे। उसके मोर्चे से निकलते ही सलाब खान ने कहा, हमारे एक आदमी गुलरेज के पास G3 राइफल मौजूद है। G3? अब हैरान होने की मेरी बारी थी। हाँ, सलाब खान ने इस्बात में सारी लाया। असल में निशात गुल और गुलरेज इससे पहले भी अंगुराड़े में एक बड़े स्मगलर के साथ काम करते थे। स्मगलिंग के साथ वो सरदार दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में भी मुलव्वस था। अभी थोड़ा ही अरसा हुआ है कि वो सरदार किसी दुश्मन के हाथों मारा गया और उसका लश्कर करीबन बिखर गया है। मेरे कबीले के भी 4-5 आदमी उसके पास काम करते थे। 3 आदमी तो किसी दूसरे सरदार के पास चले गए। ये दोनों घर वापस आ गए, शायद कुछ अरसा आराम करना चाहते थे। किस सरदार के पास काम करते थे? मेरा दिल अजीब अंदाज में धड़कने लगा था। सुनोबर खान। सलाब खान से पहले मशर खान ने जवाब दिया। वो तमाम अपनी गुफ्तगू ख़त्म करके हमारी तरफ मुतवज्जा हो गए थे। सुनोबर खान के नाम ने मुझे चौंका दिया था। इसका मतलब था कि सलाब खान के 2 आदमी मुझे पहचानते थे, लेकिन उसके साथ ही मुझे ख्याल आया कि निशात गुल ने अभी मुझे देख कर भी किसी किस्म की शनासाई का इजहार नहीं किया था। हालांकि मैं अलाव के बिल्कुल करीब बैठा था और भड़कती आग की वजह से वहाँ अच्छी खासी रोशनी फैली हुई थी। मुझे सोचों में गुम देख कर वो आपस में मसरूफ़े गुफ्तगू हो गए थे। निशात की वापसी तक मैं ख्यालात में खोया रहा। इस बार उसने हाथ में स्टायर स्नाइपर राइफल पकड़ी हुई थी। स्टायर एक उम्दा और बेहतरीन राइफल है। ऑस्ट्रेलिया की बनी हुई ये राइफल पाक आर्मी के स्नाइपर्स में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है। मैंने अपनी इब्तदाई तरबियत इसी राइफल से मुकम्मल की थी और अगर नाजरीन को याद हो तो अपने पहले मिशन की तकमील के वक्त भी यही राइफल मेरे हाथ में थी और कहानी की इब्तदाई सफ़हात में मैंने इस राइफल के मुतल्लिक़ ज़रूरी मालूमात आपको बताई थी। मैंने निशात गुल के हाथ से राइफल लेने के लिए हाथ बढ़ाया। इस दौरान मैं उसके चेहरे को गौर से देख रहा था, मगर उसके चेहरे पर छाए अजनबियत के गहरे तासरात मुझे मुतमिन कर गए थे। उसने बगैर कुछ कहे मेरी जानब राइफल बढ़ा दी थी। इसकी कितनी गोलियां हैं आपके पास? 100 थी, तकरीबन आधी फायर कर बैठा हूँ। बज़ाहिर उसने आम से लहजे में जवाब दिया था, मगर कहीं गहराई में नागवारी की बू मुझे महसूस हो रही थी। शायद मेरा इस्तफसार करना उसे पसंद नहीं आया था। उसकी कैफियत को नज़रअंदाज किए बगैर मेरे सवालात जारी रहे। कमांडर मशर खान बता रहे थे कि उसकी मदद से आपने दुश्मन के 4 आदमियों को भी निशाना बनाया है। बेशक, उसने तहसीन अमेज अंदाज में सारी लाया। 50 गोलियों के बदले 4 आदमी। मैंने पुरख्याल अंदाज में सारी लाया। बुरा सौदा नहीं है। कमांडर रशीद ने लुकमा दिया। मेरा तंज तमाम के सर के ऊपर से गुजर गया था। अगर उस्ताद मोहतरम राजुसव्वर साहब को मालूम हो जाता कि एक शख्स ने स्टायर की 50 गोलियां चलाकर फ़कत 4 आदमियों को निशाना बना पाया है, तो उन्हें अपने होशो हवास खोकर कोमे में चले जाने से कोई नहीं बचा सकता था। और अगर वो कोमे में जाने से बच जाते तो मज़कूरा फायरर का बचना नामुमकिन था। यकीनन इसी स्टायर राइफल से मज़कूरा शख्स पर एक गोली ज़ाया करके वो 51 गोलियों पर मरने वालों की तादाद 5 कर देते। उन्हें अपने एहसास से बेखबर रखते हुए मैंने अपना इरादा उन तक पहुंचाया। ऐसा है कि कल मैं इसी राइफल से फायर करूंगा, लेकिन अभी से बता दूं, किसी आदमी को हलाक नहीं करूंगा, बस जख्मी करूंगा। निशात गुल ने तंजिया लहजे में कहा, हाँ, आप SS हो ना कि 50 गोलियों पर 50 आदमी मार गिराओगे।
नुशाद गुल सलाब खान ने उसे तंबीही नजरों से घूरा। वो मुंह बनाकर कहने लगा, सरदार मैंने सिर्फ मजाक किया है। मैंने गहरा सांस लेते हुए अनजान बनकर पूछा, वैसे ये SS किस बला का नाम है? अलीफ बादशाह ने कहका लगाकर इंकिशाफ किया, SS नुशाद गुल के सरदार को मारने वाली बला का नाम है। उसी वजह से नुशाद गुल गरीब की नौकरी छूटी। मैंने असबात में सारी लाते हुए कहा, बहरहाल इसकी सारी गोलियां मुझे दे दो, उम्मीद है 4 से ज्यादा आदमियों को निशाना बना लूंगा। उसने बगल से लटकी गोलियों वाली थैली मेरे सामने फेंकी। अगर 4 से ज्यादा आदमी को निशाना बना दिया तो ये राइफल वापस नहीं मांगूंगा। मैं मुतबस्सम हुआ, ये ना हो बाद में मुकर जाओ और ना बना पाए फिर। यकीनन एक तरफा शर्त में सरासर उसी का नुकसान था और यह बात उसे फौरन याद आ गई थी। तो मेरा ख्याल है इससे बेहतर क्लाशिंकोव गजनी खेल में किसी के पास नहीं होगी। मैंने गोद में रखी क्लाशिंकोव को थपथपाया। नुशाद गुल, ये शर्तें वगैरह रहने दो, सलीम भाई हमारे मेहमान हैं। नहीं सरदार, मुंह से निकली बात और बंदूक से निकली गोली वापस नहीं आ सकती। जो तय हो गया सो हो गया। बस उसमें इतनी तरमीम कर लें कि अगर हर 2 गोलियों पर मैंने एक आदमी को निशाना न बनाया तब भी नुशाद गुल जीता हुआ तस्वुर किया जाएगा। गो में हर चलने वाली गोली पर भी ये दावा कर सकता था, लेकिन इस तरह उन्हें मुझ पर शक भी गुजर सकता था। यार सलीम, किस बचपने में पड़ गए हो? छोड़ो इन शर्तों को। सलाब खान मेरी बात पर कुछ नहीं था। कभी कभी शुगल मेला भी हो जाना चाहिए सरदार। मैं उसकी दरख्वास्त हंसी में उड़ा गया था। नुशाद गुल की आंखें अलबत्ता चमकने लगी थीं। उस बेवकूफ़ को अंदाजा ही नहीं था कि स्टायर राइफल क्या चीज़ थी। मुझे पूरा यकीन था कि उसके फरिश्तों को भी मालूम नहीं था कि स्टायर की टेलीस्कोप साइट को कैसे सिफर किया जाता है और किसी स्नाइपर राइफल को सिफर किए बगैर उससे दुरुस्त निशाना लगा लेना अंधे के पांव तले बठेरा आने के मुतरादिफ है। अच्छा, अब तमाम अपनी अपनी जगह लौट जाओ और एहतियात से रात गुजारना है। हर 3 आदमियों में से एक आदमी आराम करने लेटे। उसके साथ अपने सामने के इलाके में हर कमांडर दरख्तों पर ऐसी जगह बनवा ले जहां से कल सुबह फायर किया जाएगा। सलाब खान ने मजीद तकरार से गुरेज करते हुए तमाम कमांडरों को हत्तुल इम्कान बताकर जाने की इजाज़त दे दी और नुशाद गुल की तरफ मुतवज्जा होकर बोला, नुशाद गुल, तुम वक्ती तौर पर जामिन खान की क्लशिंकोफ इस्तेमाल कर लेना। जामिन खान कल दोपहर ही को दुश्मन की गोली का निशाना बना था। अभी तक उस जवान की सूरत मेरी निगाहों में फिर रही थी। उसे मेरे सामने ही सलाब खान ने अपना पैगाम पहुंचाने के लिए भेजा था। मौत भी अजीब बेहिस और बेनियाज होती है कि ना तो किसी के बचने पर तरस खाती है और ना किसी की जवानी पर रहम करने को तैयार होती है। जी सरदार, कहकर नुशाद गुल ने असबात में सर हिलाया और मोर्चे से बाहर निकल गया। बाकी लोग उससे पहले रवाना हो गए थे और रात भी मैंने आराम करते गुजारी थी। मेरे अंदाजे के मुताबिक दुश्मन ने हमला करने की हमाकत नहीं की थी। जो फतह वो बगैर कोई नुकसान उठाए हासिल कर सकते थे, उसके लिए जानों की कुर्बानी देना बेवकूफ़ी ही तो थी। अलबत्ता 2-3 मरतबा पुरशोर फायरिंग से उन्होंने गजनी खेल कबीले के सोने वालों की नींद को ज़रूर हराम किया था और उन सोने वालों में बदकिस्मती से मैं भी शामिल था। सुबह मुंह अंधेरे उठते ही मैंने थोड़े से भुने हुए चने चबाए और 2-3 घूंट पानी पीकर सारे दिन के लिए तैयार हो गया। सरदार सलाब खान ऊँग रहा था। तयम्मुम करके मैंने नमाज अदा की और आग को ताज़ा करने लगा। इतनी देर में सरदार सलाब खान भी उठ बैठा था। रोशनी होते ही इक्का दुक्का फायर का सिलसिला शुरू हो गया था। मैंने स्टायर की मैगजीन में गोलियां भरी और अंदाजे से 100 गज दूर पड़े हुए छोटे से पत्थर पर निशाना साधने लगा। वो पत्थर एक चौड़े तने के दरख्त की जड़ में पड़ा था। गोली पत्थर तो क्या, दरख्त के तने में भी नहीं लगी थी। मुझे बस जरा सा अंदाजा हुआ था कि गोली तने के दाएं जानब निकली है। किसी भी हथियार या टेलीस्कोप साइट को सिफर करने के लिए 2 ही गलतियां दूर करना पड़ती हैं, ऊपर नीचे की या दाएं बाएं की। अब पहली गोली चलाकर ही मुझे अंदाजा हो गया था कि राइफल काफी दाईं मार कर रही थी। टेलीस्कोप साइट में मुनासिब तब्दीली करके मैंने अगली गोली चलाई। गोली पत्थर के बाएं किनारे के साथ ही लगी थी। मैं दोबारा साइड में तब्दीली करने लगा और इसी तरह 5 गोलियां चलाकर मैंने साइड को अपनी मर्जी के मुताबिक सिफर कर लिया था। मेरी सारी कार्रवाई सलाब खान भी दिलचस्पी से देखता रहा था, लेकिन इस दौरान उसने मुझे मुखातिब होने की कोशिश नहीं की थी। राइफल की सिफरिंग से मुतमईन होकर मैंने कहा, सरदार मैं किसी दूसरे मोर्चे का रुख करता हूँ। आपका मोर्चा फायर करने के लिए मुनासिब नहीं है, मैं भी चलता हूँ। अपनी क्लाशिंकोव थामते हुए वो भी मेरे साथ जाने के लिए तैयार हो गया था। इसकी क्या जरूरत है? मैंने उसे रोकने की रस्मी कोशिश की। यहाँ भी क्या करूँगा, बस मुकाबले पर बातचीत ही करना है तो वहाँ से भी हो जाएगी। चलें, अपना थैला वो क्लाशिंकोव मैंने वहीं छोड़ दी थी। बाकी इतराफ की निस्बत दुश्मन के शुमाली मोर्चे हमसे ज्यादा करीब थे और उस जानब चंगेजी कबीले के अफराद डेरा जमाए हुए थे।